साथियों नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भोपाल डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। सीनियर कलर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल 5 का है और ये भोपाल डिवीज़न का है जो 9/11/2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और ये दोस्तों आपका वेस्टर्न रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे WCR का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये छोटे छोटे जो आपके दिखाई दे रहे हैं कि सीनियर कलर का पेपर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब इस आप स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जाते हैं किसी एग्ज़ाम में। तो इनसे कई क्वेश्चन आपके सीधे प्रश्न में आए रहते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि सीनियर कलर का पेपर है, ये 2800 का है, SWI तो 4200 का है। ये बहुत ही, क्योंकि ये पर्सनल डिपार्टमेंट के ही सारे क्वेश्चन कार्य सारे चीज़ों को ये आते हैं। तो इसलिए आपको या तो आप OS की तैयारी कर रहे हैं या सीनियर क्लर्क की या SWI की, ये सारा आपको एग्ज़ाम में यूज़फुल होता है दोस्तों। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंटल रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उससे इस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन आने ही आने हैं, उससे राजभाषा के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDM। UDM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूज़र डिपोर्ट मॉड्यूल, यानी डिपार्टमेंट नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा और मटेरियल नहीं होगा। तो यूज़र डिपोर्ट मॉड्यूल इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड बेंचमार्क फॉर ग्रांट ऑफ MSCP। MSCP के अनुदान के लिए संशोधित मानक क्या है। तो संशोधित मानक है दोस्तों, कह रहा है एवरेज, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। तो इसका आंसर होगा वेरी गुड। ये दोस्तों आपका 2016 से 25/7/2016 से ये अप्लीकेबल है। पहले गुड होता था उसके पहले, लेकिन अब वेरी गुड आपका मैंडेटरी कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ PNM एट डिविजनल रेलवे, यानी मंडल स्तर पर PNM के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अगर मंडल स्तर की बात की, डिवीज़न की, तो डिवीज़न पर जो चेयरमैन होंगे वो DRM होंगे। अगर यहाँ पर सेक्रेटरी की बात किए करेगा तो वो होंगे वहाँ पर सीनियर DPO। सेक्रेटरी की बात करेगा तो ये वहाँ पर सेक्रेटरी की काम करेंगे। अगर यही पूछता दोस्तों आपसे जोन पर कौन होगा, तो जोन पर जो आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके GM। और सेक्रेटरी की बात करता जोन पर, तो वो होते हैं वहाँ पर PCPO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एज पर लेटेस्ट GCC for works contract performance guarantee shall be submitted within how many days of date of issue of LOA। LOA मतलब letter of acceptance to avoid penalty। GCC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो वो होता है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमेशा प्रश्न में आते रहते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि यहाँ LOA लिखा है, LOA मतलब होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यानी हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है 60 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 21 दिन। जो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर C, 21 दिन होता है। प्रश्न है
रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर TADA इफ ही गोज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर, यानी यदि कोई रेल कर्मचारी अपने मुख्यालय से बाहर जाता है तो वह कितने किलोमीटर के उपरांत TADA के लिए पात्र है। तो कितने किलोमीटर के उपरांत, तो अगर वो हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी से जाता है तो उसमें 3 कंडीशन होते हैं जनरली, और एक ब्रेक डाउन स्टाफ है जो वो एक्सेप्शनल है। जैसे होता क्या है कि अगर आप 8 किलोमीटर की दूरी पर आप ड्यूटी गए हैं, टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके साथ डीए इंक्लूडेड होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर आप 6 घंटे से कम समय के लिए आप जा रहे हैं तो आपका एक दिन का बेसिक के हिसाब से, बेसिक नहीं, आपका लेवल के हिसाब से 30% बनता है। उसके बाद अगर आप 6 से 12 घंटे के बीच गए हैं अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक, तो आपको 70% दिया जाता है। और आप 12 घंटे से अधिक की समय के लिए गए हैं तो आपको 100% उस दिन का दिया जाता है। अब जो ये लेबल होता है दोस्तों, अब लेबल को हम लोग समझते हैं कि ये लेबल कैसे काम करता है। तो जो लेबल एक से, जो लेबल है हमारा, अगर 1 से 5 के बीच में है तो आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से बनता है। यानी अगर आप 6 घंटे से, जैसा कि हमने प्रश्न में कहा था कि अगर आप 6 घंटे से कम समय के लिए गए हैं तो 30%, तो इसका 30% आपको दिया जाएगा। अगर यही आप 6 घंटे से और 12 घंटे के बीच से गए हैं तो इसका आपको 70% दिया जाएगा। और 12 घंटे से अधिक के लिए हैं तो वो आपका पूरा 625 रुपये उस दिन का मिलेगा। किसके लिए है? अगर लेवल 1 से लेवल 5 के लिए है। इसमें आपका लेवल 6 टू 8 होता है। जो 6 से 8 लेवल का कर्मचारी होता है दोस्तों, उसको पर डे आपको मिलता है 1,000 रुपये लेवल के हिसाब से। इसके लिए आपको 1,000 रुपये पर डे मिलता है लेवल 6 से 8 के लिए। जो लेवल 9 से 11 है दोस्तों, उसका जो पर डे डीए का जो रेट है वो है दोस्तों 1125 रुपये है आपका डीए का रेट। जो हमारा जो 12 से 13 का है लेवल जो 12 से 13 के जो कर्मचारी होते हैं, अगर ऑन ड्यूटी कहीं जाते हैं तो उनको एक दिन का 1250 रुपये मिलता है। और दोस्तों जो 14 से ऊपर है वो अगर जाते हैं तो उनको पर डे का 1500 रुपये दिया जाता है। यही टीए का रूल है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो आंसर था वो था ए, और सारी इसके बारे में जानकारियाँ थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑल द रेलवे रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू रेलवे, सभी रेलवे रसीदें किस खाते में जमा की जाती है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन है पहले कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का आंसर होगा वो होगा ए, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाता है। एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एवरी रेलवे सर्वेंट शैल मेंटेन, यानी रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार प्रत्येक रेल कर्मचारी, रेल सेवा आचरण नियमों के अनुसार प्रत्येक रेल कर्मचारी को क्या बनाए रखना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों पहला है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। यानी जो ये हमारा रूल 3 का ए है वो कहता है कि डिवोशन, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होनी चाहिए। रूल जो हमारा 3 है उसका 2 कहता है कि डिवोशन टू ड्यूटी होनी चाहिए। और दोस्तों जो हमारा रूल 3 का जो 7 नंबर है
रूल वो कहता है कि आपको पॉलिटिकली पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर वन टाइप ऑफ पेनाल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा डी एंड ए डिसिप्लिन एंड अपील नियमों के तहत एक प्रकार के दंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो दंड क्या होता है? सेंसर होता है माइनर पेनल्टी, स्टॉपेज ऑफ पास होता है माइनर पेनल्टी, और द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉस होता है। पेंशन वाली लॉस नहीं होता है, पेक्यूनरी लॉस होता है। तो मैंने आर्थिक नुकसान, तो ये भी माइनर पेनल्टी होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 8 होगा उसका आंसर होगा बी, वार्निंग। वार्निंग एक पेनाल्टी नहीं है, एक आपका प्रोसीजर है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस रिक्वायर्स रिटेन आंसर्स, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसदीय प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा है अनस्टार्ड क्वेश्चन, तीसरा है शॉर्ट नोटिस, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 9 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल काइंड्स ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड इन वन स्पेल फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी आवर्स, सभी प्रकार की छुट्टियों में का छुट्टियां एक बार में कितने अधिकतम वर्षों के लिए दी जा सकती है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो दोस्तों ये मैक्सिमम एक बार में अधिकतम 5 बार दी जा सकती है। प्रश्न संख्या जो हमारा 10 का आंसर होगा वो होगा डी। स्टडी लीव में दोस्तों आपको 2 वर्ष की छुट्टियां दी जाती हैं। जो नॉन जो और होते हैं जो रेलवे डॉक्टर स्पेशल होते हैं उनको 3 वर्ष की दी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP इज अर्न बाई अ रेलवे सर्वेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, रेलवे कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक वर्ष पूर्ण वर्ष के लिए कितने दिनों का LHAP दिया जाता है। तो आपको जो 6 महीने पर 10 क्रेडिट किया जाता है, तो दोस्तों वो 1 साल में 20 होता है। प्रश्न यही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कितने दिनों का LHAP मिलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अगर LAP की बात करता तो हर 6 महीने पे 15 दिन मिलता है, तो पूरे वर्ष में वो मिलेगा 30 दिन। CL दोस्तों वर्कशॉप स्टाफ को 8 मिलता है और ओपन लाइन स्टाफ को 10 मिलता है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनको 4 एक्स्ट्रा यानी 12 दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, AMC ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉल्स अंडर विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP, कार्यालय उपकरणों का MSC मॉडल SOP 2018 के किस भाग के अंतर्गत आता है। पहला है वर्क्स मैटर, दूसरा है मिसलेनियस मैटर, तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट मैटर, और चौथा है दोस्तों स्टोर मैटर्स। तो दोस्तों जो AMC एक वर्ड आया है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। इसका AMC का फुल फॉर्म, तो ये अभी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आ सकता है एग्ज़ाम में। तो और कह रहा है कि किस भाग के अंतर्गत आता है, यानी पहले हम लोग समझते हैं कि कितने भागों में
बांटा गया है एमएससीपी को। पहला है हमारा वर्क्स मैटर, जिसे ए कोड से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। जो दूसरा है वो है बी, मेडिकल होता है। मेडिकल के जितने भी मैटर होते हैं वो बी से डिनोट किए जाते हैं। और जो हमारा मिसलेनियस मैटर है दोस्तों, वो सी से डिनोट, उसका कोडिंग है कि। और इस्टेब्लिशमेंट जो रूल है दोस्तों, वो एफ में आता है, जिसमें हम लोग जैसे पूछा जाता है कि सीजीए का जो ग्राउंड है वो लेवल 7 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उसे नियुक्त करने का अधिकार किसी के पास है, तो एमएससीपी वही है। तो शेड्यूल ऑफ पावर्स इसका होता है, मॉडिफाइड शेड्यूल ऑफ पावर्स। तो इसीलिए ये कोड पूछा गया है कि किस भाग, तो कोड भी पूछता है प्रश्न में। जो स्टोर मैटर्स होता है दोस्तों, वो आता है आपके डी में। तो हमने पढ़ा ए बी सी, डी भी पढ़ लिया, स्टोर मैटर डी में आता है। ई में आता है दोस्तों आपका जो कमर्शियल हैं, वो कमर्शियल आपके ई में आते हैं। और एफ में आते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंटर। और जो आरपीएफ हमारा जो रेलवे का भाग है वो जी में आता है। तो ये टोटल 6 पार्ट हैं एमएसओपी के, उसको इस प्रकार से बांटा गया है। यानी जो हमारा मूल प्रश्न था कि एएमसी ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉल्स अंडर विच पार्ट ऑफ एमएसएपी मॉडल एसओपी 2018। तो जो मॉडल एसओपी यानी प्रश्न संख्या जो 12 होगा, उसका आंसर होगा दोस्तों बी। आपका जो मिसलेनियस वर्क होता है उसमें एएमसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी बफर स्टॉक किसके लिए प्रदान किया जाता है। बफर स्टॉक किसके लिए प्रदान किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों, टू मीट अनफॉर्सीन रिक्वायरमेंट्स, टू सप्लाई आइटम्स टू अदर यूजर्स, टू मेक गुड शॉर्टफॉल ड्यू टू थेफ्ट और डेटोरिएशन, नॉन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 13 है उसका आंसर होगा ए। बफर स्टॉक उसी को कहते हैं जब किसी अनियोजित आवश्यकता, यानी कोई भी अचानक जरूरत को पूरा करने के लिए इसको बफर स्टॉक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टाफ वेलफेयर एंड एमेनिटीज आर चार्ज अंडर विच डिमांड नंबर ऑफ ग्रांट। कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं के लिए अनुदान हेतु मांग के संख्या के अंतर्गत शुल्क लिया गया है। तो ऑप्शन है 11, 12, 14 और 10। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 14 का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। यानी जारी होने की तिथि से विशेषाधिकार पास की वैधता क्या है। तो पहले दोस्तों ये 5 महीना था, वर्तमान में ये 4 महीना है। यानी प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर होगा वो सी, क्योंकि 2 महीने और 3 महीने आपके होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCDO इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट इन रेलवे। MCDO रेलवे में कब तैयार और भेजा जाता है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा जैसे ऑप्शन है, मंथली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 16 होगा, उसका आंसर होगा ए, मंथली बेसिस ये भेजा जाता है। MCDO है दोस्तों, उसका जो नाम में ही मंथली छुपा हुआ है। जब इसका फुल फॉर्म जानेंगे आप, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल होता है ये। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है दोस्तों, PCDO। PC जो होता है PCDO और होता है एक MCDO। तो PCDO होता है दोस्तों पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल।
ये दोस्तों आपका जो वर्क रिपोर्ट होता है, सबमिट किया जाता है हायर अथॉरिटीज़ को, उसी के बारे में ये सारी चीज़ें होती है कि आपने उस पूरे महीने में आपने मतलब वो वार्षिक आपका रिपोर्ट होता, मतलब मंथली रिपोर्ट होता है आपका। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। 16 का आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 को। एज अ जनरल रूल द रनिंग स्टाफ इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक सामान्य नियम के रूप में रनिंग स्टाफ को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। रनिंग स्टाफ जो होते हैं दोस्तों, यानी प्रश्न ऑप्शन है कंटिन्यूअस, इसेंशियली इंटरमीडिएट, इंटेंसिव और एक्सक्लूडेड। यानी जो पहला ऑप्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस में ये आते हैं। रनिंग स्टाफ जो भी हैं दोस्तों ये लोग कंटिन्यूअस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at least how many names should be on the provided list of contractors in case of limited tenders। सीमित निविदाओं के मामले में ठेकेदारों की अनुमोदित सूची कम से कम कितने नाम होने चाहिए। ऑप्शन है 5 नाम, 10 नाम, 15 नाम, 5, 15, 20 और 10। प्रश्न संख्या जो 18 है उसका आंसर 18 का आंसर होगा दोस्तों डी, 10 नाम आपके कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द रेलवे बोर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी बोर्ड मेंबर्स। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों 3, 4, 5 और 6। अभी वर्तमान में एक चेयरमैन और 4 उसके मेंबर हैं। टोटल आपके अभी 5 हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एट पर लेटेस्ट इंडियन रेलवे जीसीसी, यानी जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नवीनतम IRGCC के अनुसार कार्य अनुबंध में सुरक्षा जमा का कितना प्रतिशत होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। और तो प्रश्न संख्या का ऑप्शन है 2, 6, 10 और 5। यानी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है दोस्तों ये होता है आपका प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 20 का जो आंसर होगा वो होगा 10%, क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है दोस्तों वो 5% प्लस आपका परफॉर्मेंस गारंटी जो PG होता है उसका भी 5%, यानी टोटल जो होता है दोस्तों ये 10% होता है। प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KPI, यानी KPI का जो फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो यानी KPI का जो फुल फॉर्म होगा, ये बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है दोस्तों KPI। तो इसका होगा, पहला ऑप्शन है KPI होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड इंडिकेटर होता है एक, तो पैरामीटर इंडिकेटर नहीं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर हाँ, परयूजल एंड इंफॉर्मेशन नहीं, केंद्रीय पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं, यानी प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड फॉर मैक्सिमम हाउ मनी ड्यूरेशन इन अ सिंगल स्पेल। एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है दोस्तों। तो अधिकतम की चर्चा है वो है 180 दिन, यानी एक बार में आप जैसे 3 महीने ऑप्शन में है, 12 महीने है, 6 महीने हैं और 1 वर्ष है, तो अधिकतम आप एक बार में 180 दिन ले सकते हैं। और जो कुल होता है वो हर सभी प्रकार को छुट्टियों को मिलाकर के वो होता है 2 साल। चाइल्ड केयर की बात नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड केयर तो अलग है, लेकिन ये मैटरनिटी लीव भी जिसमें आपकी बहुत सारी छुट्टियों को मर्ज करके एक्सटेंड करके आप ये 2 साल तक ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार में कहेगा तो 180 दिन ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वीकली आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव वर्कर, यानी गहन श्रमिकों के
रोजगार के औसत सप्ताह घंटे कितने हैं? जो गृहस्थ श्रमिक जो होते हैं दोस्तों, वो सेक्शन 130 के जो 4 कॉलम हैं, ए, बी और सी और डी, तो डी में इसको डिफाइन किया गया है। तो ए में आते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का जो साप्ताहिक घंटा होता है वो है 48 आवर्स। जो आपका बी में आता है इसेंशियली इंटरमिटेंट, तो उनका होता है 60 घंटा या 72 घंटा। 72 घंटा जनरल कंडीशन में होता है। जो रोड साइड स्टाफ होते हैं उनकी 60 घंटा होती है। जो सी में आते हैं एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूडेड का जो वर्किंग आवर होता है वो दोस्तों मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो होते हैं वो 40 घंटे होते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी हैं तो उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और जो डी होता है दोस्तों इंटेंसिव, तो इंटेंसिव का जो होता है वो 42 घंटा होता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 23 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द फैक्ट्री एक्ट, यानी कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय कारखाना अधिनियम का प्रशासन करता है? यानी प्रश्न संख्या हमारा 24 है, उसको ऑप्शन को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी प्रश्न संख्या जो 24 का जो आंसर होगा एडमिनिस्टर्स की बात कर रहा है, तो एडमिनिस्टर करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फैक्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो किसके पास उसको रेगुलेट करता है? लेबर कमिश्नर। अगर फैक्ट्री में आपके क्लासिफिकेशन यानी वर्किंग आवर से संबंधित है समस्या, तो आप कहाँ जाएंगे? आरएलसी के पास। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रश्न जो है, जो सुपरवाइजरी कैटेगरी का जो अपॉइंट करता है, क्लासिफाई करता है कि कौन सुपरवाइजर होगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही है। तो ये सारी चीज़ों के अनुसार ये प्रश्न संख्या 24 का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 25, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एज पर मॉडल एसओपी? मॉडल एसओपी जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो स्टोर का मैटर होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो हमारा स्टोर का मैटर होता है वो होता है आपका डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है कि मॉडल एसओपी के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ऑप्शन है पहला टीए 1 स्टेज बिलो टीए, यानी टीए मतलब टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, 1 स्टेज एवब टीए और नन ऑफ द एवब। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 25 होगा इसका आंसर होगा बी, 1 स्टेज बिलो टीए। कॉन्ट्रैक्ट पर जो साइन करेंगे वो टीए से यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से एक रैंक के नीचे होंगे। प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइज एस्टिमेट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर इन द मंथ ऑफ, यानी संशोधित अनुमान किस महीने में तैयार किया जाता है? तो प्रश्न संख्या जो हमारा 26 का ऑप्शन है अप्रैल से मार्च, जनवरी से फरवरी, जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर। यानी प्रश्न संख्या जो 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी, नवंबर से दिसंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27, प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग इन आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ, रोजगार के घंटों का औसत सिद्धांत किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है? हाँ, तो ये जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या जो 27 है उसका आंसर होगा बी, क्योंकि रनिंग स्टाफ कंटिन्यूअस में आते हैं, ऑपरेटिंग स्टाफ आपका शिफ्ट वर्किंग स्टाफ, ठीक है ना, ऑपरेटिंग ईआई में भी आ सकते हैं, शिफ्ट वर्किंग स्टाफ कंटिन्यूअस में आता है और इंटेंसिव में भी आता है और इसेंशियल इंटरमीडिएट भी आ सकता है, लेकिन ऑफिस स्टाफ एक्सक्लूडेड होता है।
मैक्सिमम कंडीशन में छोटे छोटे पदों को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्न संख्या जो 27 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी फुल सेट्स ऑफ स्कूल पासेज आर एडमिसेबल टू चाइल्ड इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में बच्चे को स्कूल पास के कितने पूर्ण सेट स्वीकार्य हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, 3 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल एसओपी 2018 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जैसा हम लोगों ने ऊपर में इसकी बात की थी कि इसका ABCDEFG तक ये होता है। तो मॉडल एसओपी 2018 को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा बी, 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉस्पिटल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इन वन स्पेल। एक रेलवे कर्मचारी को एक बार में दी जा सकने वाली अधिकतम अस्पताल छुट्टी कितनी है? तो अधिकतम अस्पताल छुट्टी कितनी है दोस्तों? तो उसका आंसर होगा आपका एक बार में हॉस्पिटल लीव मैक्सिमम कितनी बार दी जा, एक कर्मचारी को एक बार में कितनी दी जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है 24 महीने, 28 महीने, 12 महीने और 30 महीने, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 30 का बी, 28 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड्स कम्स अंडर विच सिंगल डिमांड नंबर। रेलवे बोर्ड किस एकल मांग संख्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 2, 1, 3 और 16। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 31 है उसके अनुसार ये हमारा बी है, ऑप्शन 1 नंबर जो सिंगल डिमांड है उस पर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनवाइटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल। नए कार्य अनुबंध निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर आमंत्रित किए जाते हैं? IRWCMS, IREPS, IMMS और UDM। तो IREPS, IMMS और UDM ये दोस्तों सारे आपके वर्क से रिलेटेड हैं, यानी प्रश्न संख्या 32 का जो आंसर होगा वो होगा IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IMS होता है इंडियन इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। UDM होता है यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल, यानी प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों है 33 क्वेश्चन है दोस्तों, क्लरिकल स्टाफ कम्स अंडर विच कैटेगरी, यानी लिपिक कर्मचारी किस श्रेणी में आते हैं? तो क्लरिकल स्टाफ दोस्तों कंटिन्यूअस में आते हैं, यानी प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ए। इंटेंसिव जो शिफ्ट वर्कर होते हैं, एसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं दोस्तों वो आपके जैसे गेटमैन, हाउसकीपर और केयर टेकर, ये सारे चीज़ें होते हैं। एक्सक्लूडेड जो भी सुपरवाइजरी कैटेगरी होती है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जो इंचार्ज वगैरह होते हैं वो ये लोग, या कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स। सरकारी खाते निम्नलिखित में से किस निधि में रखे जाते हैं? पहला है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, चौथा ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 34 का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ कैटेगरीज। रोजगार के घंटे के अनुसार कर्मचारियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो जैसा कि हमने कहा था दोस्तों, सेक्शन 130 है इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार उसमें 4 कैटेगरीज बांटा गया है, A, B, C और D। यानी प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा वो होगा 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी अंडर D&A रूल। मेजर पेनाल्टी
नहीं है तो क्या होगा, माइनर पेनल्टी, या कोई पेनल्टी ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा D&A नियमों के तहत बड़ा दंड नहीं है? तो रिमूवल फॉर सर्विस, रिमूव फ्रॉम डिसमिस, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये तीनों क्या है आपके मेजर पेनल्टी हैं। तो सेंसरशिप नहीं, सेंसर यानी निंदा, तो ये दोस्तों ये है माइनर पेनल्टी। यानी प्रश्न संख्या जो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन रेलवे व्हीकल हायरिंग इज नाउ डन विया विच पोर्टल? यानी रेलवे में वाहन किराए पर पोर्टल किस माध्यम से लिया जाता है? IRPS, IMMS, UDM और जेम। यानी प्रश्न संख्या आपका जो 37 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके नाम में ही मार्केट प्लेस है दोस्तों। और ई प्रोक्यूरमेंट सर्विस IRPS होता है, तो उससे आइटम खरीदे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू रेलवे एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन टू नॉन रेलवे डिपार्टमेंट्स? गैर रेलवे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे कर्मचारी को निम्नलिखित में से कौन से पास लाभ उपलब्ध नहीं है? प्रिविलेज पास, PTO, स्कूल पास, मंथली सीजन टिकट्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 38 का जो आंसर होगा वो है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, which apps allows passenger to lodge complaints through mobile app on or web platforms and enable them to check real time feedback on the status of redressal or their complaints? यानी प्रश्न संख्या हमारा है, कौन सा ऐप यात्रियों के मोबाइल ऐप वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समय की प्रक्रिया जांच करने में सक्षम बनाता है? यानी ऑप्शन है HMIS, तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, निवारण, रेल मदद और HRMS। तो प्रश्न संख्या हमारा जो 39 है उसका आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि रेल मदद यात्रियों से है, निवारण पब्लिक जो रेलवे कर्मचारी के ग्रीवांसेज हैं उनसे रिलेटेड है, HRMS आपका सर्विस रिकॉर्ड लीव ये सबसे, HMIS हॉस्पिटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिंसिपल हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे? जोनल रेलवे में कार्मिक विभाग का प्रधान प्रमुख कौन होता है? तो जोनल रेलवे में दोस्तों कार्मिक विभाग का होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यानी प्रश्न संख्या 40 का आंसर होगा ए, GM वहाँ का जनरल मैनेजर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOR इन आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? BOR बेनिफिट ऑफ रेस्ट, ब्रीच ऑफ रेस्ट, बेनिफिट बिगिनिंग ऑफ रेस्ट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस। ये दोस्तों रनिंग स्टाफ को दिया जाता है जब वो अपने हेड क्वार्टर पर रहते हैं और उनको ड्यूटी पर बुलाया जाता है बिना प्रॉपर रेस्ट दिए। एक्सीडेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक फॉल विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट? लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाएं निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, यार्ड एक्सीडेंट, एक्विपमेंट्स फेलियर, फोर्स्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 42 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है बी, इक्विपमेंट्स फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIA? TIA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हमारा ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ अकाउंट्स, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ ऑडिट्स, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ अकाउंट्स यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ अकाउंट्स, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ ऑडिट। यानी 43 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड्स इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ ग्रुप
सी पोस्ट एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। रेलवे सेवा आचरण नियमों के अनुसार ग्रुप सी पद पर आसीन रेलवे कर्मचारी के लिए रिश्तेदारों या दोस्तों से उपहार स्वीकार करने की समय सीमा क्या है? तो ग्रुप सी पद पर, तो उसका आंसर है दोस्तों, देखिए, ग्रुप ए का है 25,000, ग्रुप बी का है 15,000 और ग्रुप सी का है 7,500। यानी प्रश्न संख्या हमारा 44 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म नाइट ड्यूटी डिफाइंड इन HOER एज ड्यूटी बिटवीन, यानी ड्यूटी, रात्रि ड्यूटी को शब्द HOER में किसके बीच ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है? तो रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका डी, रात के 10 से सुबह को 6 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेंडर? निम्नलिखित में से कौन सा एक निविदा का प्रकार है? ओपन टेंडर, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या 46 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, ऑल ऑफ द टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट इन ए जोनल रेलवे। यानी जोनल रेलवे में भंडार विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो PCMM, चीफ कंट्रोल ऑफ स्टोर, कंट्रोल ऑफ स्टोर, चीफ कंट्रोल ऑफ स्टोर एंड परजेट, यानी परचेज। प्रश्न संख्या 47 का आंसर होगा ए, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 48 है दोस्तों, वर्क्स विच आर अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड आर पब्लिश्ड इन। यानी रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य कहाँ पुस्तक होते हैं? डिविजनल लॉ बुक, पिंक बुक, लॉ बुक, नन ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 48 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, पिंक बुक। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स, यानी राजस्व व्यय के आवंटन के अंतिम 2 अंक क्या दर्शाते हैं? प्राइमरी यूनिट, एक्सपेंडिचर नंबर, डिमांड नंबर और रेवेन्यू नंबर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 49 का जो आंसर होगा वो होगा ए, प्राइमरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली एंड वीकली आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर्स फिक्स्ड हाउ मेनी आवर। यानी निरंतर कर्मचारियों के दैनिक और साप्ताहिक रोजगार के घंटे कितने निर्धारित हैं? तो कंटिन्यूअस के लिए डेली है 8 घंटा और वीकली है 48 घंटा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 50 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मैक्सिमम हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ पास PTO। पास PTO में अधिकतम कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है? यानी प्रश्न संख्या जो 51 का जो आंसर है वो दोस्तों है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रूल ऑफ D&A मेजर एंड माइनर पनिशमेंट डिफाइंड। किस D&A के तहत, नियम के तहत छोटे और बड़े दंडों को परिभाषित किया गया है? तो रूल 4, रूल 8, रूल 7 और रूल 6। जो रूल 6 है दोस्तों उसमें पेनाल्टीज़ की चर्चा की गई है, तो उसमें माइनर जो आपका रूल 11 है और मेजर रूल 9 है। तो पेनाल्टीज की चर्चा रूल 6 में की गई है। नेक्स्ट, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 52 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज प्रिंसिपल ऑफ हेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। तो जोनल रेलवे में लेखा विभाग का प्रधान प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर दोस्तों PFA, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र। AGM जनरल एडमिशन में होते हैं, SDGM आपके विजिलेंस के हेड होते हैं, GM आपके जोन के हेड होते हैं। यानी प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,
विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय अ रेलवे सर्वेंट, यानी प्रसव की तिथि से कितनी अवधि के भीतर एक रेलवे कर्मचारी पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकता है। यानी 30 डेज, 3 मंथ, 6। दूसरा ऑप्शन दोस्तों 3 महीने, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 6 महीने, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 12 महीने में। तो दोस्तों पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश होता है वो 6 महीने के अंदर में आपको अवेल करना है फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों कि इंटरनल चेक एंड ऑडिट इन रेलवे इज डन बाय, यानी रेलवे में जो आंतरिक जांच होती है लेखा परीक्षा किसके द्वारा करता है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों सीएजी पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सीवीसी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट। यानी प्रश्न था हमारा फिर से एक बार कि इंटरनल चेक एंड ऑडिट इन रेलवे इज डन बाय whom। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, बी और सी। प्रश्न 55 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी। जो रेलवे अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो इसका ऑडिट करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 55 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय अ रेलवे सर्वेंट फॉर हाउ मेनी डेज एट ईच ओकेजन, यानी रेलवे कर्मचारी प्रत्येक अवसर पर कितने दिनों के लिए दोस्तों कितने दिनों के लिए पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 56 का ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं कि 21 डेज, 10 डेज, 15 दिन और 6 महीने। यानी यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट इज इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी इन फुल कैलेंडर ईयर। रेलवे कर्मचारी एक पूर्ण कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों के एलएपी का हकदार होता है। तो पूर्ण कैलेंडर वर्ष में दोस्तों वो एलएपी की बात कर रहा है, तो हर 6 महीने पर उसको 15 दिन दिया जाता है, और हर बार मैंने टोटल 12 महीने में उसको 30 दिन, यानी पूरे महीने में उसे 30 दिन दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली टू पॉकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग इज adopted for tenders having value more than how much। सामान्यतः निविदा की 2 पैकेट प्रणाली उन निविदाओं के लिए अपनाई जाती है जिसका मूल्य कितने से अधिक होता है। पहला ऑप्शन है 5 करोड़, दूसरा 15 करोड़, तीसरा 10 करोड़, चौथा 20 करोड़। यानी प्रश्न संख्या जो 58 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो वीईडी विश्लेषण में डी का अर्थ क्या होता है, डेफिशिएंसी, डिजायरेबल, डिफॉल्ट और डिमांड। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 59 होगा उसका आंसर होगा दोस्तों डी बी, क्योंकि वीईडी होता है विटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 लोको एंड ऑपरेटिंग रनिंग स्टाफ कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो जो लोको ऑपरेटिंग रनिंग स्टाफ किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो रनिंग स्टाफ ये दोस्तों कंटिन्यूअस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रश्न संख्या जो 60 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल ऑफ डी एंड ए डील्स विद डेफिनेशन ऑफ अपॉइंटिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डी एंड ए के कौन से नियम नियुक्त और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की परिभाषा से संबंधित है। यानी प्रश्न संख्या हमारा 61 का ऑप्शन है रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4।
यानी 61 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा 61 का आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों 2। रूल 2 में डिफिनीशन की चर्चा की गई है दोस्तों। अगर पूछता केवल आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से है तो वो होता रूल 7, लेकिन पूछा है कि डिफिनीशन है अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी का, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ जेसीएम नेशनल काउंसिल, यानी राष्ट्रीय जो हमारा जो जेसीएम राष्ट्रीय परिषद है, देखिए उसमें होता है डीसी नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल और रीजनल काउंसिल, 3 काउंसिल होते हैं। तो जेसीएम राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, होम मिनिस्टर, एंड चौथा है फिनांस मिनिस्टर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी 62 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63, हु इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अभी हैं दोस्तों, मैंने पहला ऑप्शन है वीके त्रिपाठी, अनिल कुमार लोहाटी और जया वर्मा सिन्हा और सतीश कुमार, यानी प्रेजेंट में दोस्तों सतीश कुमार जी सीआरबी एंड सीईओ हैं। विच पार्ट ऑफ द लेटेस्ट मॉडल एसओपी 2018 डील्स विद सिक्योरिटी मैटर्स, नवीनतम मॉडल 2018 में कौन सा भाग सुरक्षा से संबंधित है? तो सुरक्षा से संबंधित दोस्तों आपका जी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसी पेपर में पहले पढ़ा था। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 64 का आंसर है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएजी, सीएजी का पूर्ण रूप क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल, कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल। प्रश्न संख्या 65 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं दोस्तों, ए ग्रुप सी एम्प्लॉय इज इंटाइटल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस अप टू 1 ईयर, यानी ग्रुप सी का एक कर्मचारी 5 वर्षों तक कितने विशेषाधिकार पास का हकदार है दोस्तों? तो यानी इसका आंसर होगा दोस्तों कि देखिए 1 से 5 वर्ष के भीतर अगर आप काम करते हैं, सर्विस पीरियड आती है तो 1 सेट मिलता है, और 5 से साल के बाद आपको 3 सेट प्रिविलेज पास मिलता है। यानी प्रश्न संख्या 66 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडल एसओपी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनिट, एसओपी की किस इकाई का? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल ऑफ रेलवे बोर्ड, जीएम ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 67 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, ट्रांसफॉर्मेशन सेल ऑफ रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस, किसी रेलवे कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान कितना अधिकतम अवकाश अध्ययन दिया जा सकता है? अगर कर्मचारी की बोला तो अधिकतम की बात कहा, अधिकतम इस ऑप्शन में नहीं है, तो यानी होगा कि ये 24 महीने, ये डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। अगर इसमें अगर 36 महीने होता तो वो भी आंसर होता, क्योंकि कर्मचारी ही होते हैं सभी, कोई ग्रुप ए कर्मचारी होता है, कोई ग्रुप बी होता है, कोई ग्रुप सी होता है, ठीक है ना। तो अगर रहता कि अगर इसमें 36 रहता तो 36 डॉक्टर के लिए अप्लाई होता है, और 24 आपका जो और भी कोई जो डॉक्टर के अलावे जो होते हैं उनको 24 महीने का दिए थे। प्रश्न संख्या जो 68 का आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर अंडर D&A रूल, यानी D&A नियमों के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति का मानक प्रारूप क्या है? SF1 सस्पेंशन, SF7 आईओ से होता है इंक्वायरी ऑफिसर से, SF11 माइनर पेनल्टी और SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन।
ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल पासेज आर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू, यानी स्कूल पास किसके अनुसार प्रदान किए थे? कैलेंडर वर्ष, एकेडमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर और नन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 70 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेटेस्ट मॉडल एसओपी। लिखित में से कौन सा एक नवीनतम मॉडल एसओपी का हिस्सा नहीं है? कमर्शियल मैटर है, वर्क्स मैटर है, सिक्योरिटी मैटर्स है, सर्विस मैटर। उसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया गया है, ये सर्विस मैटर का नाम से नहीं है। यानी प्रश्न संख्या जो आपका 71 का जो आंसर होगा डी। अगर यही रहता इस्टेब्लिशमेंट तो माना जाता, यानी प्रश्न संख्या हमारा 71 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्यूटी पास। निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूटी पास का एक प्रकार नहीं है? ब्रॉन्ज, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो इसमें प्रश्न संख्या जो हमारा 72 का बी आंसर होगा वो प्लैटिनम पास कोई पास इस टाइप का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस टू डायरेक्ट वर्कर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रत्यक्ष कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किसके आधार पर दिया जाता है? नंबर ऑफ डेज अटेंडेड टू ड्यूटी, टोटल लोड लिफ्टेड, नंबर ऑफ टाइम सेड और नॉन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 73 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, टोटल नंबर ऑफ डेज अटेंडेड टू ड्यूटी। जो हमको बोनस मिलता है 78 दिन का, वो इसी पर डिसाइड होता है कि इतने दिन आप ड्यूटी में प्रेजेंट है। अगर इंसेंटिव जब मिलता है दोस्तों तो वो टाइम सेव के आधार पर मिलता है। प्रश्न संख्या जो 73 का आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट यूनिट इन रेलवे बोर्ड इज अंडर, यानी रेलवे बोर्ड में सामग्री प्रबंधन इकाई किसके अंतर्गत है? मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ टीआरएस ट्रैक्शन एंड रोलिंग और मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, मेंबर ऑफ यानी ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एक्सटेंशन ऑफ टाइम विथ एलडी फॉर डिले ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर कम्स अंडर विच क्लॉज ऑफ लेटेस्ट जीसीसी वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार के कारण होने वाली देरी के लिए एलडी के साथ समय विस्तार कार्य अनुबंधन के लिए नवीनतम जीसीसी किस स्टोर का मैटर है दोस्तों? यानी प्रश्न संख्या जो 75 का जो आंसर होगा वो होगा बी, आपका 70 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड टेंडर ओपन टेंडर इज नोन एज, यानी जो सीमित और खुली निविदा के संबंध में प्राप्त केवल एक प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 66 है उसमें जो ऑप्शन है सिंगल टेंडर, पीएससी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट ऑफर, सिंगल ऑफर और लेट ऑफर, यानी प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल द एक्सप्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। रेलवे सेवा आचरण नियमों के अनुसार चल संपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? गहने, मोटर कार, लोन्स। यानी प्रश्न संख्या जो 77 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 मटेरियल्स आर नॉट रिक्वायर्ड आर रिटर्न टू द नॉमिनेटेड स्टोर डिपोट एज पर स्टोर कोड पैरा नंबर वाट। यानी अनावश्यक सामग्री को स्टोर कोड पैरा संख्या के अनुसार स्टोर डिपो में वापस कर दिया जाता है। तो DS8 तो वो आपका स्क्रैप से रिलेटेड होगा, यानी स्टॉक डिमांड, नॉन स्टॉक डिमांड, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 78 का आंसर होगा वो होगा ये 1539 एस फॉर्म के अनुसार ये अनावश्यक सामग्री को स्टोर 1539 के अनुसार डिपो में वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे।
जोनल रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? यानी प्रश्न यानी ऑप्शन है एसडीजीएम, जीएम, एजीएम और पीसीपीओ। तो एसडीजीएम विजिलेंस का डिपार्टमेंट की हेड होती है, जीएम जोन के हेड होते हैं और पीसीपीओ आपके पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। प्रश्न संख्या 79 का आंसर होगा ए। माइनर पेनाल्टी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पनिशमेंट? लघु दंड निम्न से कौन सा दंड शामिल है? विथ होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, recovery from his pay as of the whole, or any pecuniary loss that caused to him government railway administration by negligence of breach or orders, withholding of privilege passage और पीटीओ और बोथ। यानी प्रश्न संख्या 80 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ये सभी माइनर पेनाल्टी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। 81 को देखते हैं दोस्तों। 81 है हमारा द वीकली आवर्स ऑफ क्लर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज, यानी प्रशासनिक कार्यालय में एक क्लर्क की साप्ताहिक कार्य घंटे क्या है? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि वो कंटिन्यूअस के रूप में आते हैं। या प्रश्न संख्या हमारा जो 81 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 40 आवर्स। यानी इस प्रश्न का होगा नॉन ऑफ दिस। एग्जैक्ट आंसर होगा 40 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट? रेलवे सेवा आचरण और नियमों के निम्नलिखित में से कौन सा नियम सरकार की आलोचना को प्रतिबंधित करता है? यानी प्रश्न संख्या जो रूल कंडक्ट रूल 6 है, तो रूल 6 है दोस्तों ज्वाइनिंग एसोसिएशन, रूल 9 है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल 5 है वो दोस्तों है आपका रूल 5 है आपका टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, और रूल 8 है दोस्तों आपका रिलेटेड टू प्रेस और रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 सर्वे कमिटी अपॉइंटेड बाय जनरल मैनेजर एज ए स्टैंडिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ, यानी महाप्रबंधक द्वारा स्थायी समिति में नियुक्त सर्वेक्षण समिति किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन है स्टोर ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ऑप्शन है दूसरा स्टोर, अकाउंट और मैकेनिकल ऑफिसर। तीसरा है स्टोर, अकाउंट और एसएनटी ऑफिसर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 83 होगा उसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी जो हमारा प्रश्न का 83 का जो आंसर होगा ये नन ऑफ द एबव नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये कोई भी हो सकता है। ये दोनों तो आपका स्टोर और अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, एसएनटी भी हो सकता है और पीडब्ल्यू पीवे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन? कौन सा संसदीय प्रश्न का प्रकार नहीं है? अनस्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 84 है दोस्तों उसका आंसर होगा सी। एडिशनल क्वेश्चन इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन। नो अपील अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 shall be entertained unless prepared within, यानी रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1968 के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह इसके अंतर्गत प्रस्तुत न की गई हो। कितने अंतर्गत? 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन और 60 दिन। इसका आंसर होगा करेक्ट दोस्तों बी, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीएनएम मीटिंग एट डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर पीएनएम बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? जैसा कि हम लोगों ने इस प्रश्न को ऊपर भी चर्चा किया था, तो इसका आंसर होगा देखिए सीनियर डीपीओ या डीपीओ आपका सेक्रेटरी का काम करते हैं, एपीओ, एडीआरएम, डीआरएम। यानी प्रश्न संख्या 86 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन टेंडर्स अप टू व्हाट टेंडर वैल्यू? कितने निविदा मूल्य तक खुली निविदाओं के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड लागू नहीं होता है? 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 10 लाख। प्रश्न संख्या 87 का जो आंसर होगा दोस्तों
वो होगा 87 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिलीज्ड, ठेकेदारों की सुरक्षा राशि जमा राशि कब जमा कर देती है? आफ्टर इस कंप्लीशन ऑफ स्टोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस पीरियड, आफ्टर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या जो 88 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनएम स्टैंड्स फॉर, पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीन, प्रिंटिंग, यानी प्रश्न संख्या 89 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ इज क्लासिफाइड एज इंटेंसिव, निम्नलिखित में से किस कर्मचारी के रोजगार को गहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मैट्रन एक्सक्लूडेड होते हैं, रेलवे स्टाफ स्कूल एक्सक्लूडेड होते हैं, स्टेनोग्राफर तो एक्सक्लूडेड होते हैं, और सेक्शन कंट्रोलर ये दोस्तों इंटेंसिव होते हैं। प्रश्न संख्या 90 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का वर्गीकरण नहीं है? फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स और फोर्स्ड एक्सीडेंट। प्रश्न संख्या हमारा जो 91 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। फोर्स्ड एक्सीडेंट इज ए नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट अप्लीकेबल जीसीसी वर्क्स कंडक्ट्स वाज इशू इन विच ईयर? तो 2019, 2018, 2020, 2022। प्रश्न संख्या 92 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, 2022 में इशू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेम टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन फ्रॉम एवरीवन आर, यानी प्रेम में प्रत्येक 2 मान्यता पर्याप्त संघों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी होती है, कितनी है? यानी प्रश्न संख्या 93 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। क्या होता है कि 2-2 प्रत्येक मान्यता से लिया जाता है और आपका एसोसिएशन से एक लिया जाता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ट्रैफिक अर्निंग ऑफ रेलवे, निम्नलिखित में किस रेलवे यातायात आय शामिल है? कोचिंग, गुड्स, सन्ड्री, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या जो हमारा 94 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर अंडर D&A रूल, D&A नियमों के तहत निम्नलिखित निलंबन रद्द करने के आदेश का मानक रूप में से कौन सा है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म निलंबन रद्द करने के लिए SF1 सस्पेंशन है, SF2 डीम्ड सस्पेंशन है, SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। तो यही होगा प्रश्न संख्या सी इसका आंसर 95 का। SF5 होता है दोस्तों मेजर पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ स्टॉक आइटम्स आर डन बाय विच डिपार्टमेंट इन अ जोनल रेलवे, जोनल रेलवे में स्टॉक वस्तु की खरीद किस विभाग द्वारा की जाती है? अकाउंट्स, पर्सनल, स्टोर, कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो प्रश्न संख्या 96 का जो आंसर होगा दोस्तों होगा स्टोर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली इन अ पास नियमों में परिवार की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट, अनमैरिड डाउटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, सन और sons who have not attained age of 18 and are wholly dependent, widow daughter provided she is dependent on the railway servant। कौन सा कथन गलत है? स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट, यानी प्रश्न संख्या जो बी है ये गलत है। 97 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है बी, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एनी एज, नहीं ये सही है, वो डिपेंडेंट में आती है। अनमैरिड है तो वो आएगी, अर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्पाउस है तो आएगी, अर्निंग हो रहा हो या ना हो रहा हो। सन्स हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड सन एंड सन्स, तो केवल 2 जो बच्चे होते हैं ना वही आपके
डिपेंडेंट के रूप में, जो फैमिली पास में अंदर में आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए सन्स वाली जो लाइन है ना, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट आउटर प्रोवाइड सी डिपेंडेंट, हाँ ठीक है। अंडर विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स आर प्रोहिबिटेड। रेलवे सेवाचरण नियमों के तहत किस नियम के तहत उपहार स्वीकार करना प्रतिबंधित है? पहला है 13, दूसरा है 13A, तीसरा है 17, चौथा है 18। तो 13 इज रिलेटेड फॉर गिफ्ट। प्रश्न संख्या 98 का आंसर ए होगा। 13A होगा डॉरी से रिलेटेड है, 17 होगा आपका इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, और 18 है इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 99, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स स्टैंड्स फॉर DF। कौन सा अक्षर DF खाते को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 99। तो 99 SQDF। आप लोग इसका 99 का आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेशन आर applicable in which of the following cases। MOA, AOA, निगमन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों किस मामले में ये लागू होते हैं? प्रश्न संख्या जो 100 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये एक कंपनी का एक MOA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजभाषा आ गया। वेन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? 10 मई 1963, 14 सितंबर 1963, 8 मार्च 1963 और 26 जनवरी 1963। यानी प्रश्न संख्या 101 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, which section of official language act relates to constitution of the committee of parliament on official language। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा के गठन से संबंधित है? तो प्रश्न के ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। यानी 102 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? तो 7, 8, 9, 10। यानी प्रश्न संख्या 103 का आंसर होगा दोस्तों सी, टोटल 9 सेक्शंस अवेलेबल है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर ऑन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 10, 20, 30, 40। तो इसका आंसर होगा 30। अगर पूछता राज्यसभा से तो 10, लोकसभा से तो 20, और कुल कितने हो जाएंगे तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 105, द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सबमिट्स रिपोर्ट टू हुम। यानी संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा गृह मंत्री, चौथा वाइस प्रेसिडेंट। प्रश्न संख्या 105 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इफ एनी एम्प्लॉय हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑन एनी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट और हायर देयर टू विथ हिंदी सब्जेक्ट देन दैट एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी। यानी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समकक्ष या उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है तो वह कर्मचारी माना जाएगा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 106 का जो ऑप्शन देखते हैं, एम्प्लॉय विथ वर्किंग नॉलेज, एम्प्लॉय विथ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा। हिंदी स्पीकिंग नहीं होता है, नॉन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 106 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर ऑन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? जैसा हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था कि 20 करेक्ट आंसर है, 15 नहीं होते हैं, 10 राज्यसभा में होते हैं, कुल होते हैं 30। यानी प्रश्न संख्या 107 का आंसर होगा ए। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज
इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो 108 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन है पहले एडीआरएम, डीआरएम, राजभाषा अधिकारी और सीनियर डीपीओ। तो इसका आंसर हो गया डीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं। तो ए बी सी, क ख और ग, हिंदी में क ख और ग, ये 3 क्षेत्र आते हैं, अंग्रेजी में ए बी सी। यानी 109 का आंसर होगा दोस्तों बी। इन विच सब रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 हैव इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन दैट कम्युनिकेशन हैज रिसीव्ड इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड इन हिंदी। राजभाषा के किस उपनियम में निर्देश दिया गया हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 110 है उसका आंसर होगा ए। अगर यही कहता कि अभ्यावेदन और रिप्रेजेंटेशन और इस टाइप से होता तो उसमें 7 का 2 लागू होता है। प्रश्न संख्या 110 का आंसर होगा ए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशन दें। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।